जोहार। मैं उमेश कुमार, कहानी उमेश की ज़ुबानी के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। चलिए आज दूसरे एपिसोड में आज एक ऐसी कहानी से आप सभी को मैं रूबरू करवाऊंगा जिसे आज़ाद भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे खरसावां गोली कांड के नाम से जाना जाता है। वो समय था देश के आज़ादी के जश्न का। भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। उसके 4.5 महीने बाद ही खरसावां गोली कांड की घटना घटित होती है, और वो दिन भी था 1 जनवरी, जिस दिन पूरा देश और पूरा विश्व नववर्ष की जश्न में डूबा रहता है। उसी दिन खरसावां में मातम होता है और हत्याकांड होती है। चलिए हम जानते हैं कि क्या कारण होता है खरसावां गोली कांड के, खरसावां हत्याकांड के। दरअसल उस समय भारत आज़ाद हुआ रहता है और रियासतों के विलय का दौर चल रहा होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पे ये जिम्मेवारी होती है कि वे भारत में बिखरे रियासतों को एकीकृत करें और एक सशक्त भारत का निर्माण करें। तो उस समय एकीकृत बिहार में 2 प्रांत थे, सरायकेला और खरसावां। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जिम्मा सौंपते हैं उस समय के विलय के प्रभारी, विलय का प्रभारी नियुक्त करते हैं पीवी मेनन को, और पीवी मेनन को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप बिहार के 2 स्टेट सरायकेला और खरसावां का विलय उड़ीसा में कराना सुनिश्चित करें। और इसके तहत एक बैठक होती है पीवी मेनन के आवास में, जहाँ पे शामिल होते हैं उस समय उड़ीसा के तत्कालीन प्रीमियर हरे कृष्ण मेहताब और संबलपुर के क्षेत्रीय आयुक्त, और वो तीनों एक मसौदा तैयार करते हैं कि सरायकेला और खरसावां स्टेट्स का विलय कर दिया जाएगा उड़ीसा में। और इसको आगे इस मसौदा को आगे वे भेजते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पास। और चूँकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय खासा अनुभव रहता है रियासतों का विलय का और क्या अड़चनें आती हैं, वे इससे भलीभांति अवगत रहते हैं। तो वे खुद इस विलय में शामिल होते हैं और 13 जनवरी और 14 जनवरी को एक कटक में एक बैठक आयोजित करते हैं, जिसमें बैठक में खुद शामिल होते हैं। और उस बैठक में शामिल होते हैं पीवी मेनन और खरसावां स्टेट्स के राजा रामचंद्र सिंहदेव और उनके पुत्र प्रदीप चंद्र सिंहदेव। और बैठक में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उस बैठक में शामिल होते हैं, तो इसका सीधा और साफ मतलब था कि विलय लगभग अब होना निश्चित है। और उस बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही मैत्रीपूर्ण वातावरण में ये सुझाव देते हैं खरसावां स्टेट के राजा को कि, और ये कहते हैं कि आप मेरे सुझाव को पारिवारिक मानिए और आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए और विलय होना सुनिश्चित कीजिए। इसमें हमारे राष्ट्र के एकीकरण में आप अपनी भागीदारी निभाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब आप दिल्ली आएंगे विलय के विरोध को लेकर, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब राजा अपनी बात रखते हैं, अपनी पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि दरअसल सरायकेला और खरसावां पश्चिम सिंहभूम से घिरा हुआ क्षेत्र है, और वहाँ के लोग, वहाँ के आदिवासी, और मैं भी नहीं चाहता हूँ, स्वयं राजा भी नहीं, राजघराना भी नहीं चाह रहा होता है कि सरायकेला और खरसावां का विलय उड़ीसा में कर दिया जाए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रभाव के आगे उन्हें झुकना पड़ता है, केंद्र के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ता है, और राजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। और जब हस्ताक्षर करते हैं, तब पीवी मेनन उन्हें एक आश्वासन भी देते हैं कि ठीक है, आपका ज़रूर आपका मन नहीं है और लोगों की इच्छा नहीं है कि उड़ीसा में उनका विलय हो जाए, लेकिन अभी आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। बाद में ये तय कर लिया जाएगा कि जिन्हें उड़ीसा में रहना है वो उड़ीसा में रहेंगे, और जिन्हें बिहार प्रांत में रहना है वो बिहार में रहेंगे। ये बात तय होती है। और उसी दिन तय हो जाता है कि 1 जनवरी 1948 को, 13-14 जनवरी को बैठक होती है कटक में, और उसी दिन तय होता है कि 1 जनवरी 1948 को सरायकेला और खरसावां का विलय कर दिया जाएगा उड़ीसा में। जब इस बात की जानकारी उस समय के सबसे बड़े नेता, सबसे कद्दावर नेता छोटानागपुर के जयपाल सिंह मुंडा को पता चलती है और आदिवासियों को पता चलती है, तो उनमें एक आक्रोश उत्पन्न हो जाता है, एक क्षोभ उत्पन्न होता है, और वे निर्णय लेते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। और 1 जनवरी के ही दिन विरोध करेंगे, जिस दिन सत्ता का हस्तांतरण होना तय हो जाता है। उसी तिथि का वो चुनाव करते हैं कि इसी दिन विरोध करेंगे। और खरसावां हाट, उस दिन खरसावां में हाट भी रहता है। उस हाट के मैदान में एक जनसभा बुलाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि लगभग 50,000 आदिवासी उस जनसभा में भाग लेते हैं। और उस जब खरसावां हाट का तिथि निर्धारित की जाती है कि 1 जनवरी 1948 को होगा, इस बात की जानकारी जब लोगों को पता चलती है, खरसावां और
सरायकेला के लोगों को पता चलती है तो वहाँ के लोग तो पहुँचते ही हैं। इसके अलावे रांची, खूंटी, चाईबासा, चक्रधरपुर से भी लोग पहुँचते हैं और कहा जाता है कि उस समय जयपाल सिंह मुंडा का ऐसा क्रेज़ था लोगों का, उनके प्रति ऐसा आकर्षण था कि जैसे वे सुनते हुए पैदल ही चल पड़ते हैं घर से। ल 2 3 दिन लोग पैदल चल के उस स्थल पर पहुँचते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अपने पीठ में वो खाने का सामान लेके चलते हैं। और चूँकि बहुत लोगों को जानकारी होती है कि वहाँ एक विरोध प्रदर्शन होगा, तो उन जिनको जानकारी होती है वे आक्रोशित रहते हैं, तो अपने हाथ में वे पारंपरिक हथियार लेके भी चलते हैं, तलवार, भाला, बर्छी, जिसे जो मिला वे लेके पहुँचे। और जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई और जब लोग जुटे तो सभी लोग ढूंढ रहे थे अपने नायक को, जयपाल सिंह मुंडा को। लेकिन जब बहुत देरी हो जाती है, जयपाल सिंह मुंडा नहीं पहुँचते हैं, तो लोगों में बेचैनी होने लगती है। और उधर उड़ीसा सरकार को और केंद्र सरकार को ये भय बना रहता है कि चूँकि ये लोग विरोध करने के लिए जुटे हैं, तो वहाँ अप्रिय घटना हो सकती है। तो वहाँ वे उड़ीसा के मिलिट्री फ़ोर्स को तैयार कर देते हैं और मिलिट्री फ़ोर्स तैनात रहते हैं कि किसी भी अप्रिय घटना को कुचलने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए। यानी कि वह पूरा क्षेत्र खरसावां हाट का क्षेत्र पूरा छावनी में तब्दील हो जाता है। और जब जयपाल सिंह मुंडा नहीं पहुँचते हैं तो लोगों में बेचैनी हो जाती है। और विडंबना देखिए कि उस 50,000 की आबादी में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं था कि जो जयपाल सिंह मुंडा की शख्सियत के बराबर हो और उस उपस्थित आबादी को आश्वस्त कर सके अपनी बातों से। लेकिन फिर भी स्थिति को नियंत्रित किया जाता है। उस उपस्थित लोगों में से प्रतिनिधिमंडल का चयन किया जाता है। चयनित प्रतिनिधिमंडल के सदस्य राजघराने के पास जाते हैं, राजा के पास जाते हैं, सरायकेला स्टेट्स के खरसावां स्टेट्स के राजा के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आपने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, आप उन्हें वापस लीजिए और विलय का जो होना निश्चित हुआ है उसे आप रोकें। लेकिन राजा बताते हैं कि हमने अपनी बातों को रखा और सारी बाध्यताओं को रखा और मैंने कहा भी, लेकिन हमारी बातों को एक न सुनी गई। मैं केवल नाम का राजा हूँ, काम का राजा नहीं हूँ। अब सारी शक्तियाँ उड़ीसा सरकार के हाथों पे है। अब निर्णय लेना या ना लेना उनके बस की बात है, अब मेरे बस की बात नहीं है। जब प्रतिनिधि मंडल ये बात सुनते हैं तो उन्हें ये समझ में आ जाती है कि अब यहाँ हो हंगामा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वे वापस आ जाते हैं खरसावां हाट, जहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ रहता है। और जब लोगों को ये पता चलता है कि अब सर पानी से ऊपर उठ चुका है, अब विलय होना निश्चित है, तो भीड़ बेकाबू हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है। और चूँकि उनके वे हथियार बंद रहते हैं, पारंपरिक हथियारों से लैस रहते हैं। जब भीड़ आगे बढ़ती है तो वहाँ उपस्थित उड़ीसा मिलिट्री की फ़ोर्स गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं, तड़ातड़ गोलियाँ चलने लगती है और देखते ही देखते वह क्षेत्र शव क्षेत्र में बदल जाता है। पूरा क्षेत्र शवों से पट जाता है, चीख-चित्कार से वह क्षेत्र गूंज उठता है। और इस घटना के बाद ऐसा कहा जाता है कि वहाँ वहाँ के आदिवासी कहते हैं कि लगभग 1000 आदिवासियों की जान गई। और लेकिन उड़ीसा सरकार उस घटना के तुरंत बाद रिपोर्ट जारी करती है और ये कहती है कि यहाँ लगभग 35 आदिवासियों की जान गई है। जबकि पीके देव अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उस नृशंस हत्याकांड में लगभग 2000 आदिवासियों की जान गई। कि पीके देव की पुस्तक और आदिवासियों की कही गई बातों में समानता दिखती है और ये संभवतः सही भी है कि वहाँ 35 नहीं, हज़ारों आदिवासियों की जान गई थी। अब उस घटना के उस बड़े हत्याकांड के 10 दिन बाद, यानी कि ये हत्याकांड 1 जनवरी को होता है, 10 दिन बाद 11 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा एक बहुत बड़ी सभा बुलाते हैं चाईबासा में, जहां लोग पहुंचते हैं फिर से। और चूँकि अब तक विलय रुका हुआ रहता है उस हत्याकांड की वजह से, और उस सभा में जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं कि किसी भी सूरत में सरायकेला और खरसावां का विलय उड़ीसा में नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावे उदयपुर, जसपुर, गंगापुर, कोरिया, सरगुजा का भी विलय हम नहीं होने देंगे। और एक राहत कोष का गठन करते हैं उस हत्याकांड को लेके। जो गोलीकांड होती है 1 जनवरी 1948 को, उसके जो परिवार हताहत होते हैं, जो लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए एक राहत कोष का गठन भी करते हैं। और इस घटना के 2 प्रत्यक्षदर्शी, जैसा कि अनुज कुमार सिन्हा अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इस घटना के 2 प्रत्यक्षदर्शी से वे मिलते हैं, जिनमें एक दशरथ मांझी होते हैं और एक होते हैं साधुचरण बेदिया। तो साधुचरण बेदिया जो कि खरसावां के बासिंदा हैं, वे बताते हुए कहते हैं कि
उनकी किस्मत बढ़िया थी, अच्छी थी कि वे वहाँ से ज़िंदा बच के भाग जाते हैं, घायल ज़रूर होते हैं। वे कहते हैं कि वे अपने आँखों से देखते हैं कि 7 पुलिसकर्मी तड़ातड़ गोलियाँ चला रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कई लोग सोए हुए हैं और इस सोए हुए लोगों में ये पता नहीं चल रहा था कि कौन ज़िंदा है और कौन मुर्दा है। वे किसी तरह आम के पेड़ के नीचे सोकर अपनी जान बचाते हैं, छिप कर जान बचाते हैं और उनकी पैसे की थैली थोड़ी देर में भागम-भाग में गिर जाती है। तो वे चाहते हैं थोड़ी देर के लिए गोलीबारी जब रुकती है तो वे चाहते हैं कि वे जाएँ और अपनी पैसे की थैली को उठा के लाएँ और जब वे पैसे की थैली को उठाने जा रहे होते हैं, वे झुकते हैं तो उन पर भी तड़ातड़ गोलियाँ चलाई जाती है और एक गोली उनके दाहिने हाथ में लगती है और उनकी उँगली को उड़ाते हुए निकल जाती है। बाकी और भी गोलियाँ लगती हैं लेकिन किसी तरह वे वहाँ से निकलने में सफल होते हैं और जमशेदपुर में जाके इलाज करवा के अपनी जान बचाते हैं। लेकिन उस गोलीकांड के बाद उनका शरीर विकलांग हो जाता है, वे जीवन भर फिर कोई काम नहीं कर पाते हैं। और इधर दशरथ मांझी भी अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि उस दिन का जो मंज़र था बहुत खौफ़नाक था और उनका भी कहना था कि वे भी एक पेड़ के नीचे सोकर, लेटकर अपनी जान बचाएँ, फिर भी एक गोली उनके अथड़ी में लगी, अथड़ी को उड़ाते हुए निकल गई। वे चलने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उनका भी रेस्क्यू किया जाता है और बाद में कटक में इलाज होने के बाद वे स्वस्थ होते हैं। साधुचरण बीरवा के साथ एक रोचक घटना ये होती है कि वे चूँकि 1 जनवरी को तो उन्हें गोली लगती है, गोली उसके बाद गोलीकांड के बाद जो अब इलाज करवाते हैं उसके बाद स्वस्थ होते हैं। लेकिन जब उनका वृद्धावस्था आता है, जब उनका समय कमज़ोर हो जाता है और उनकी छाती की एक-एक हड्डी गिनी जा सकती थी, ऐसी अवस्था में उनको बाह में दर्द शुरू होता है। जब शुरू में दर्द शुरू होता है तो वो शुरू-शुरू में पेन को इग्नोर करते हैं। वो ये सोचते हैं कि सामान्य दर्द होगा, लेकिन जब जैसे-जैसे उनका समय ढलता जाता है, वो दर्द और बढ़ता जाता है और बाँह से कुछ अजीब-सा निकलता हुआ प्रतीत होता है, जहाँ से मांस हटता है और वो कुछ अजीब-सा बाहर निकलता हुआ दिखता है। तो उन्हें हैरानी होती है और वे जब इलाज करवाते हैं और जब इलाज करवाते हैं, तो ऑपरेशन होता है, तब देखते हैं कि एक गोली उसमें फँसी है और वो गोली को निकाला जाता है मतलब अगस्त 2002 में, 13 अगस्त 2002 को, यानी कि उस घटना के 54 साल 7 महीना 12 दिन के बाद, यानी कि लगभग 55 साल तक गोली उनके बाँह में फँसी थी। तो यह ऐसा गोलीकांड था। चूँकि बहुत बड़ा हत्याकांड हो चुका था विलय के विरोध में, सरायकेला और खरसावां के विरोध में, तो और उस समय के बिहार के बड़े-बड़े नेता यानी राष्ट्रीय स्तर के नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और श्री कृष्ण सिंह का भी समर्थन जयपाल सिंह मुंडा को प्राप्त था और वे भी नहीं चाहते थे कि सरायकेला और खरसावां का विलय उड़ीसा में हो जाए। तो और हत्याकांड के कारण जिसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं, इस कारण केंद्र सरकार भी बैकफुट पे होती है और इनका विरोध चरम पे होता है, आदिवासियों का विरोध चरम पे होता है। तो वे अपने आंदोलन में सफल होते हैं और सरायकेला और खरसावां का विलय रोक दिया जाता है, उड़ीसा में ना होकर बिहार में ही रख दिया जाता है। लेकिन सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, संबलपुर इत्यादि का विलय उड़ीसा में कर दिया जाता है। बाद में जब घाटशिला से विधायक चुने गए, उस समय आजसू के महासचिव और झारखंड आंदोलनकारी नेता सूर्य सिंह बेसरा विधानसभा में यह बात कहते हैं कि जो लोग झारखंड आंदोलन से जुड़े हैं और जो चाहते हैं कि झारखंड अलग हो जाए, वे अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दें। और उन्होंने अपनी बातों को सही साबित किया। वे 1 जनवरी को वहाँ पे गए, उस शहीद स्थल पर गए, उस स्मारक स्थल पर गए, उस मिट्टी को नमन किया और अपने विधायक से संबंधित मूल पत्र को वहीं फाड़ दिया और वहीं जला दिया और विधायक से इस्तीफा दे दिया। और झारखंड आंदोलन का एक सच्चा सिपाही होने अपने आप को साक्ष्य प्रस्तुत किया, जो कि आज भी उदाहरण और मिसाल है। बाद में उस क्षेत्र में खरसावां का प्रतिनिधित्व करते हुए अर्जुन मुंडा उस शहीद स्थल का, स्मारक स्थल का जीर्णोद्धार करवाते हैं और उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री के पद तक जाते हैं। जलियांवाला बाग के हत्याकांड से तो पर्दा उठ गया, उसकी जनरल डायर का पता चल गया, लेकिन खरसावां गोलीकांड रहस्य आज भी बना हुआ है कि कितने लोग वहाँ मारे गए। और उस गोलीकांड के बाद बहुत सारे ट्रिब्यूनल बने, एजेंसियाँ बनी, जांच कमेटियाँ बनी, लेकिन आज तक
सही रिपोर्ट हम सभी के बीच नहीं आ पाया, हम सभी के सामने उस घटना का पटाक्षेप नहीं हो पाया। आइए हम सभी मिलकर उस घटना में शहीद हुए, ऐतिहासिक गोलीकांड में शहीद हुए सभी झारखंड आंदोलनकारी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि उन्हीं आंदोलनकारियों के भांति हम अपने हृदय में भी अपने राज्य के प्रति और राष्ट्र के प्रति देशभक्ति और राज्य के प्रति प्रेम और राज्य को एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की भावना प्रबल करेंगे। और इसी के साथ इस खरसावां गोलीकांड की कहानी का मैं समापन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी को धन्यवाद, आपने कहानी को सुना। आप सभी को सप्रेम जोहार।